चलिए एक लड़ाई की कल्पना करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ देश के एक बहुत ताकतवर मंत्री हैं और दूसरी तरफ एक अकेला सोशल मीडिया क्रिएटर। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 50 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना, 50 करोड़। अब ये जो रकम है, ये किसी बड़ी कंपनी का वैल्यूएशन या टर्नओवर नहीं है। नहीं, ये वो कीमत है जो एक कंटेंट क्रिएटर से मांगी जा रही है। क्यों? सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। तो आखिर ये लड़ाई है किसके बीच? इस कहानी के मैदान में दो खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री जिनके पीछे है पूरी सरकारी मशीनरी की ताकत, और दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया क्रिएटर जिसके पास हथियार के नाम पर है सिर्फ एक कैमरा और एक इंटरनेट कनेक्शन। अब पलड़ा किधर भारी है, इसका अंदाजा लगाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस 50 करोड़ के पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये केस है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बनाम कंटेंट क्रिएटर मुकेश मोहन। और देखिए, जैसे ही ये केस फाइल हुआ ना मुकेश मोहन के लिए, तो मानो सब कुछ बदल गया। रातों रात नागपुर में एफआईआर दर्ज हो गई, उनके फोन जब्त कर लिए गए और पुलिस स्टेशन के चक्कर। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी नोटिस नहीं था, ये एक सीधा और साफ संदेश था कि भाई, ताकतवर लोगों से सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक वीडियो में ऐसा क्या हो सकता है? मतलब मुकेश ने ऐसा क्या कह दिया कि बात सीधे 50 करोड़ के मुकदमे तक जा पहुंची? चलिए अब इस कहानी की जड़ तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, इसकी चिंगारी लगी एक वीडियो से। एक वीडियो जिसे मुकेश मोहन ने बनाया था। लेकिन असली कहानी इस वीडियो से भी गहरी है, और ये जुड़ी है एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, मुकेश ने अपने वीडियो में जो भी बातें कहीं, वो उनकी अपनी कोई खोज नहीं थी। वो तो बस द कारवा मैगजीन में छपी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर बात कर रहे थे। मतलब वो खबर बनाने वाले नहीं थे, वो तो सिर्फ खबर बताने वाले थे। एक बड़ा फर्क है इसमें। तो ये रिपोर्ट आखिर थी किस बारे में? इस रिपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में थी एक कंपनी जिसका नाम है रैम्बल एग्रो एंड फूड्स। अब सोर्सेस के मुताबिक ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट का काम करती है, और द कारवां की रिपोर्ट के जितने भी सनसनीखेज दावे थे वो सब इसी कंपनी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो चलिए अब उस कनेक्शंस के जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो जाल जिसका दावा द कारवां की रिपोर्ट में किया गया और जिसे मुकेश ने अपने वीडियो के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। रिपोर्ट के हिसाब से रैम्बल एग्रो और गडकरी परिवार के बीच 4 तरह के लिंक मिले। 4 मजबूत धागे। कौन कौन से? पहला, लोगों का कनेक्शन, मतलब पर्सोनल लिंक। दूसरा, पैसों का कनेक्शन, यानी फाइनेंशियल लिंक। तीसरा, बैंकिंग लिंक। और चौथा, प्रमोशनल लिंक, मतलब प्रचार से जुड़ा कनेक्शन। अब जरा इन कनेक्शंस की गहराई को समझते हैं। रिपोर्ट ने क्या क्या दावा किया, एक एक करके देखते हैं। पहला, कि रैम्बल के जो एमडी थे वो गडकरी परिवार की ही एक पुरानी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके थे। दूसरा, रैम्बल को जो फंडिंग मिली वो भी गडकरी परिवार से जुड़ी कंपनियों से ही आई। और तो और, रैम्बल को लोन उस बैंक से मिला जिसमें नितिन गडकरी जी की पत्नी डायरेक्टर हैं। और आखिर में खुद नितिन गडकरी दुबई में रैम्बल से जुड़ी एक कंपनी के स्टॉल पर नजर आए थे। मतलब रिपोर्ट के हिसाब से ये सारे डॉट्स कहीं न कहीं जुड़ते दिख रहे थे। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये पूरी लड़ाई सिर्फ एक वीडियो और एक रिपोर्ट की वजह से है, या फिर ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है और इस बर्फ की चट्टान के नीचे कुछ और भी छिपा है? इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक पेंच जो हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे ले जाता है। और ये ट्विस्ट हमें बताता है कि मुकेश मोहन और नितिन गडकरी के बीच ये टकराव का कोई पहला मामला नहीं है। मुकेश मोहन का दावा है कि कुछ समय पहले उन्हें एक पीआर टीम ने अप्रोच किया था। ऑफर क्या था? सरकार के इथेनॉल प्रोग्राम को प्रमोट करना। और इसके लिए कीमत क्या रखी गई थी? एक रील बनाने के 1,45,000 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन मुकेश ने सिर्फ ना नहीं कहा, उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया तो सही, पर वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने सबूतों और ईमेल्स के साथ इस पूरे पेड कैंपेन का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने सबके सामने ये रख दिया कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर ओपिनियन को शेप करने का खेल चल रहा है। और मुकेश के उस वीडियो ने सचमुच इंटरनेट पर आग लगा दी। उस एक वीडियो को करीब करीब 3 करोड़ बार देखा गया।
अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोग किसी की बात सुनेंगे तो वो इंसान सत्ता के रडार पर तो आ ही जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 50 करोड़ का मुकदमा है, ये असल में उस बीफ वाली रिपोर्ट का नतीजा है या फिर उस पुराने इथेनॉल वाले खुलासे का बदला? कई जानकार ऐसा मानते हैं कि ये शायद पुराने हिसाब चुकता करने के लिए बस एक सही मौके का इंतजार था। तो अब ये मामला सिर्फ गडकरी बनाम मुकेश का नहीं रह गया है। नहीं, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सवाल ये कि आज के डिजिटल इंडिया में सत्ता से सवाल पूछने की और अपनी असहमति जताने की आखिर कीमत क्या है? और यहीं पर एक सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। अगर खबर द कारवा मैगजीन ने छापी थी, तो फिर निशाना उस क्रिएटर को क्यों बनाया गया जो सिर्फ उस खबर पर बात कर रहा था? असली मुकदमा तो मैगजीन पर होना चाहिए था, है ना? तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कई एक्सपर्ट्स इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी देखते हैं। देखिए, एक बड़ी मैगजीन से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों की पूरी फौज चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। लेकिन एक अकेले इंडिपेंडेंट क्रिएटर को टारगेट करना कहीं ज़्यादा आसान है। और जब एक को निशाना बनाया जाता है ना, तो हजारों दूसरे क्रिएटर्स तक एक खामोश मैसेज पहुंच जाता है कि चुप रहो, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। इसी को कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। ये जो पूरा केस है, ये सीधा हमारे संविधान की उस आत्मा पर सवाल उठाता है जो आर्टिकल 19 में बसती है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। ये केस सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का लिटमस टेस्ट होगा कि हमारे ये संवैधानिक अधिकार असल जिंदगी में कितने मजबूत हैं। लेकिन इस पूरे दबाव के बीच एक और चीज हो रही है। मुकेश मोहन के सपोर्ट में ध्रुव राठी जैसे कई बड़े क्रिएटर्स सामने आए हैं और उनका मैसेज बिल्कुल साफ है कि किसी आवाज को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी, वो उतनी ही बुलंद होगी, उतनी ही ज्यादा गूंजेगी। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है। कहते हैं ना, जब एक घर में आग लगती है तो उसकी लपटें सिर्फ उस एक घर तक ही सीमित नहीं रहती। ये मामला सिर्फ मुकेश मोहन का नहीं है, ये हम सबकी आवाज के भविष्य का सवाल है।